एडम स्मिथ, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1976 में लिखी गई है। तो एडम स्मिथ की प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रमुख जो समर्थक हैं, उन समर्थकों में जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं हमारे रिकार्डो, मार्क्स, जेबीसे, जे.एस. मिल। ये जो हैं एडम स्मिथ की विचारधारा के समर्थक हैं। और इन सभी अर्थशास्त्रियों ने अपनी जो है अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो वो परिभाषाएं क्या क्या कहती हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा धन संबंधी परिभाषा। अब काफ़ी बार मैचिंग में भी प्रश्न बन जाता है कि मिलान का जो प्रश्न आता है, मैचिंग का जो प्रश्न आता है, उसमें भी आ जाता है। तो धन संबंधी जो परिभाषा दी है वो हमारे अर्थशास्त्री जो हैं एडम स्मिथ ने भी जो है धन संबंधी परिभाषा की बात की है। और साथ में जो है इसका जो समर्थन किया है वो जे.बी.से ने भी किया है, जे.बी.से और वॉकर और सीनियर। ये अर्थशास्त्री वो हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा का समर्थन किया और इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। उसके बाद में काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, धन संबंधी जो परिभाषा थी उसकी क्रिटिसाइज़ की, आलोचना की। तो फिर जो है एक नई परिभाषा निकल के आई जिसको हमने बोला कल्याण संबंधी परिभाषा। तो कल्याण संबंधी जो परिभाषा है उसमें कौन कौन अर्थशास्त्री हैं, उनके क्या नाम हैं, तो उसमें आता है हमारा जे.एस. मिल, मार्शल, पिग्गू और कैनन। ये वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा, यानी जो एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी धन संबंधी परिभाषा, उसकी तो क्रिटिसाइज़ की और उसके स्थान पर कल्याण संबंधी परिभाषा दी। और कल्याण संबंधी परिभाषा का जो समर्थन किया तो वो दिया जे.एस. मिल, मार्शल, पिग्गू, कैनन। इन्होंने क्या किया, कल्याण संबंधी परिभाषा का समर्थन किया और कल्याण संबंधी परिभाषा की विवेचना की है। उसके बाद में क्या हुआ कि आगे जो है फिर से विकास हुआ। तो जो कल्याण संबंधी परिभाषा थी उसके अंदर भी काफ़ी खामियां देखी गई और फिर जो है एक नई परिभाषा निकल के आई जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर दुर्बलता संबंधी परिभाषा। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है वो किसने दी है, वो रॉबिन्स ने दी है। रॉबिन्स का नाम आता है इसके अंदर, ये जो नाम है रॉबिन्स का नाम आता है। दुर्बलता संबंधी परिभाषा को डिस्कस करने वाले जो हैं वो हमारे रॉबिन्स हैं। फिर जो है आगे चल के फिर जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है उसके अंदर विकास हुआ और फिर आया हमारा विकास संबंधी परिभाषा। तो विकास संबंधी जो परिभाषा है वो सैमुएल्सन ने दी है। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, जो मिलान संबंधी जो बातें आती हैं, मिलान संबंधी का जो प्रश्न आता है, मिलान से रिलेटेड जो प्रश्न आता है, तो वो इनसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा मिलान से संबंधी कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है और दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है और ये विकास संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र को लेकर के ही काफ़ी अर्थशास्त्रियों में जो एक क्वेश्चन मार्क था, क्या 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 किसने क्या दिया है, तो वो जो है इन परिभाषाओं से आपका सोल्व हो सकता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है इन परिभाषाओं से रिलेटेड। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जैसा भी हमने देखा लास्ट में रॉबिन्स की बात की है, तो रॉबिन्स के अनुसार क्या है, रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स कहता है कि आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी वो अनंत होती हैं और असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सीमित साधन उपलब्ध होते हैं और उपलब्ध साधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव तरीके से उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको पता ही है, आपके पास में भी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, वो क्या होती हैं, असीमित हैं, अनंत हैं। उनकी कभी मतलब जो है हम लोग अच्छी तरीके से उसको पूरा नहीं कर सकते, वो हमेशा ही क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। तो असीमित हैं, उनकी पूर्ति जो है हमेशा ही क्या होती है, सीमित होती है। और सीमित के साथ साथ में जो है उन साधनों के जो है ना अल्टरनेटिव तरीके से कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, यानी जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनको हम लोग एक से अधिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में दूध है या फिर दही है, तो उसको आप लोग जो है ना मतलब कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये बताया गया है। और साथ में क्या है कि रॉबिन्स के अनुसार क्या होता है कि अर्थशास्त्र स्वयं विज्ञान है जो कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देख लिया ना ये तो इसके अंदर भी पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ।
ये जो पॉइंट है सबसे पहले, ये वाला पॉइंट जो है, ये अपने आप में अर्थशास्त्र की पूरी परिभाषा है, निचोड़ है। इन अर्थशास्त्रियों ने मतलब क्यों जो है एक के बाद एक दूसरी परिभाषा दी और लास्ट में आके जो है सही तरीके से जो परिभाषा निकल के आई है वो यही है रॉबिन्स के अनुसार में। आवश्यकताएं क्या होती हैं हमारी, अनंत होती हैं और असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए क्या होता है हमारे पास में साधन जो होते हैं, जो उपलब्ध होते हैं वो सीमित होते हैं, यानी बहुत ही कम होते हैं। साधन सीमित तो होते ही होते हैं, साथ में क्या है कि उनके जो है ना हम लोग एक से अधिक तरीके से उसको प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव प्रयोग होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा जो दी है वो रॉबिन्स ने दी है। और रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक लीगल परिभाषा निकल के आई है अभी लास्ट में। उसके बाद में रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहता है। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया, चुनाव का विज्ञान कहता है रॉबिन्स, काफ़ी बार मिलान में आ जाता है। और अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स ही कहता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स कहता है। और अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स कहता है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, आदर्श की बात करता है तो वो मार्शल करता है। तो इस स्लाइड के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया गया है, सैमुएल्सन के बाद, इसमें रॉबिन्स के बाद में अब आ गए हैं हमारे सैमुएल्सन ने किस बात के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सैमुएल्सन ने समय तत्वों को आधार बनाकर विकासशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, सैमुएल्सन ने किया है। और सैमुएल्सन ने क्या मतलब बात की है, समय तत्वों को आधार बनाया है और विकासवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, सैमुएल्सन ने क्या किया, आर्थिक अध्ययन को स्थैतिक के स्थान पर प्रावेगिक बना दिया है, यानी कि जो पहले स्टैटिक्स था उसको हमने क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया। ये सैमुएल्सन कहता है, सैमुएल्सन ने किया है आर्थिक अध्ययन को स्थैतिक के स्थान पर डायनेमिक। और सैमुएल्सन की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, हर बार जो है मतलब जो ना किसी न किसी पुस्तक के बारे में बातें की जाती है। तो यहाँ पर सैमुएल्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सैमुएल्सन की जो पुस्तक है वो है हमारी यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसी प्रकार से एक पुस्तक है मार्शल की पुस्तक है, मार्शल की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार पुस्तक से रिलेटेड भी पर्सन बन जाते हैं। तो सैमुएल्सन की पुस्तक का नाम हुआ फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस और मार्शल की पुस्तक का नाम हुआ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जे के मेहता की परिभाषा क्या है, वो गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य क्या है, सुख प्रदान करना है। तो ये किसकी डेफिनेशंस है, तो ये जे के मेहता की डेफिनेशंस है। इसी प्रकार से मार्क्स से आते हैं, मार्क्स अर्थशास्त्र का जब नाम आता है तो मार्क्स आता है, मार्क्सवादी विचारधारा। तो ठीक है, मार्क्स भी बोलते हैं यहाँ पर। मार्क्स अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या बताता है, वो मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, ये बता रहा है कौन, मार्क्स। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है मार्क्स ने भी। तो ये मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मार्क्स क्या कहता है, वो कहता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो मानव समाज की प्रगति के लिए नियमों की खोज करना है, ये बोलते हैं कौन, मार्क्स बोलते हैं। तो इस स्लाइड के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में है बेनहम यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री का नाम है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है उन तथ्यों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। क्या बोलते हैं बेनहम, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। ये डेफिनेशंस दी है बेनहम ने। उसके बाद में जैकब वाइनर क्या कहता है, जैकब वाइनर वो कहता है कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि डेफिनेशंस का मिलान करना भी आ जाता है, तो वो पर्सन इन्हीं से निकल के आता है। तो हम लोग इसलिए ये डेफिनेशंस जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैकब वाइनर हुआ, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। इसी प्रकार से रॉबिन्सन जो हैं, रॉबिन्सन एक अलग नाम है, यहाँ पर रॉबिन्स की बात कर रहे हैं, तो रॉबिन्स की जो पुस्तक है उसका नाम जो है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अच्छी तरीके से जो है आपके पास में ये नोट्स उपलब्ध हैं और आपकी PDF जो है ये व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं माडूसन अकेडमी का। तो उसके ऊपर ये जो PDF हैं नोट्स की वो आपके पास में पहुंच जाएंगी अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है। स्वभाव क्या है, दो विरोधी दृष्टिकोण है इसके अंदर। अगर अर्थशास्त्र से संबंधित अगर हम बात करें तो इससे जो है दो विरोधी दृष्टिकोण निकल के आते हैं। तो वो विरोधी दृष्टिकोण क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक तो है इंग्लैंड के जो प्रतिष्ठ संप्रदाय हैं उनका कहना कुछ और है, और दूसरी तरफ जो जर्मनी का जो ऐतिहासिक संप्रदाय है उनका कहना कुछ और है। तो वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड का जो प्रतिष्ठ संप्रदाय है वो कहता है कि अर्थशास्त्र जो है पूर्ण रूपेण वास्तविक विज्ञान है, जबकि जर्मनी का क्या कहता है, जर्मनी का जो ऐतिहासिक संप्रदाय है वो क्या कहता है कि अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है जिसका नीति शास्त्र से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ जो जर्मनी का ऐतिहासिक संप्रदाय है वो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहता है जिसका नीति शास्त्र से संबंध है, जबकि इंग्लैंड का जो प्रतिष्ठ संप्रदाय है वो अर्थशास्त्र को पूर्ण रूपेण जो है वास्तविक विज्ञान कहता है। तो यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण है अर्थशास्त्र को लेकर के, अलग अलग जो है दो स्वभाव हैं, दो विरोधी दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ इंग्लैंड का कुछ और है और जर्मनी का कुछ और है, इसके अंदर ये बताया गया है। तो यहाँ पर आगे देखिए, प्रोफेसर J.B. से सीनियर और रॉबिन्स, ये जो अर्थशास्त्री हैं, इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, वास्तविक विज्ञान कहा है। हालांकि हमने ये पहले भी मतलब डिस्कस किया था। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन सीनियर और J.B. से भी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो ये जो अर्थशास्त्री हैं J.B. से और सीनियर और रॉबिन्स, ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो क्वेश्चंस है वो है रॉबिन्स से रिलेटेड। ये रॉबिन्स लिखा हुआ है, रॉबिन्स जो है बाय मिस्टेक है, लेकिन ये रॉबिन्स है। ठीक है, रॉबिन्स, अर्थशास्त्र का कार्य जो है विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। तो अर्थशास्त्री जो है यही कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र का है ये कार्य। ठीक है, अर्थशास्त्री का नहीं है, अर्थशास्त्र का कार्य जो है वो विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। लेकिन रॉबिन्स बोल रहा है ना ये बात, रॉबिन्स बोल रहा है, तो रॉबिन्स ये कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों का कार्य जो है वो मतलब किसी भी कार्य का विश्लेषण करना है, नहीं कि निंदा करना। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री जो हैं वो हर एक परिभाषा की जो ना क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों का कार्य जो है वो विश्लेषण करना है, नहीं कि निंदा करना। तो यहाँ पर निंदा की जो है ना फिर निंदा की गई है कि भाई निंदा नहीं करनी चाहिए। चलो, ये रॉबिन्स बोलते हैं। उसके बाद में क्या है कि मार्शल जो है, मार्शल, पिग्गू, हार्ट्रे, किन्स अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं, आदर्श विज्ञान मानते हैं। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा है। अब देखिए ये बिल्कुल वास्तविक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न था। यहाँ पर अभी जो पढ़ा था हमने, प्रोफेसर J.B. से सीनियर, रॉबिन्स, ये क्या मानते हैं, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। लेकिन अभी नया प्रश्न बन के आ रहा है, मार्शल, पिग्गू, हार्ट्रे, किन्स, ये क्या मानते हैं अर्थशास्त्र को, ये अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। और इनके विचार में अर्थशास्त्र का कार्य जो है आर्थिक नियमों की वैधता पर टिप्पणी करके उचित समाधान प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो यहाँ आदर्श विज्ञान से रिलेटेड और वास्तविक विज्ञान से रिलेटेड, यानी कि अर्थशास्त्र को कोई तो बोलता है आदर्श विज्ञान है और कोई बोलता है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो ये प्रश्न भी जो है अंडरलाइन करने लायक है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है इसके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है आदर्श विज्ञान से रिलेटेड। और ये अंडरलाइन जो हमने कर दिया, इसमें दिखाया गया है प्रोफेसर J.B. से सीनियर, रॉबिन्स, ये जो अर्थशास्त्री हैं क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन इसकी आगे अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, तो आगे जो है यहाँ जो हमने इसको अंडरलाइन किया, अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो प्रश्न बनता है यहाँ पर, ये वाला, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहे हैं मार्शल, पिग्गू, हार्ट्रे, किन्स, मार्शल, पिग्गू, हार्ट्रे और किन्स, ये अर्थशास्त्री जो हैं अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं, आदर्श विज्ञान मानते हैं। और इनके विचार में क्या है कि अर्थशास्त्र का कार्य जो है वो आर्थिक नियमों की वैधता पर टिप्पणी करके उचित समाधान प्रस्तुत करना है। तो इनका कहना कुछ और है, और जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है
उनका कहना कुछ और है। तो ये जो है पर्सन इसी प्रकार से बनते हैं, आदर्श विज्ञान से रिलेटेड और वास्तविक विज्ञान से रिलेटेड। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, प्रोफेसर फ्राइडमैन ने अर्थशास्त्र का संबंध किसे कहा है, वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों से बताया। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जो फ्राइडमैन है, फ्राइडमैन जो है ना, यहाँ पर फ्राइडमैन जैसे कि हम यहाँ पर पर्सन लेके आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं डिस्कस। ये फ्राइडमैन जो है क्या कहता है, प्रोफेसर फ्राइडमैन वो कहता है कि अर्थशास्त्र का संबंध वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान दोनों से ही है। ठीक है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी क्या कि आदर्श विज्ञान होता है। यानी सभी अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बातें बोली हैं। किसी ने वास्तविक विज्ञान कहा, किसी ने क्या कहा है, आदर्श विज्ञान का है। लेकिन यहाँ पर जो फ्राइडमैन जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, अर्थशास्त्र जो है कभी तो वास्तविक विज्ञान हो जाता है, कभी आदर्श विज्ञान हो जाता है। यानी कि दोनों ही जो हैं इसके रूप हो सकते हैं, आदर्श भी और वास्तविक भी। तो ये प्रश्न हुआ। इसके बारे में कौन बोल रहा है, फ्राइडमैन बोल रहा है। तो फ्राइडमैन से जो ना हम लोग फ्रेंडली डाल सकते हैं, फ्रेंडली, यानी फ्राइडमैन जो है वो फ्रेंडली है वास्तविक विज्ञान से के रिलेटेड भी, और वो जो है हमारा आदर्श विज्ञान है उससे रिलेटेड भी, दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर ये अपनी बात बोलता है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्राइडमैन, यानी जो फ्रेंडली है दोनों से। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो नोट किया है वो है हमारा यहाँ पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है वो है दास कैपिटल, आपको पता है दास कैपिटल है पुस्तक। और इसमें क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थन किया है, यानी कि ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, हम ये कह सकते हैं। और पूंजीवादी दुराग्रह या फिर शोषण का कट्टर विरोध भी करते थे। नेचुरल है, जो समाजवादी होगा वो पूंजीपतियों का या फिर मतलब पूंजीवादी जो दृष्टिकोण उसका तो कट्टर विरोधी होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पक्ष होते हैं। यहाँ पर एक तरफ जो है पूंजीवादी होते हैं, एक तरफ जो है समाजवादी होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था, और पूंजीवादी या फिर दुराग्रह या फिर शोषण का कट्टर विरोधी था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें जे एम केन्स की पुस्तक की बात करते हैं। तो देखो जे एम से भी आता है, जे बी से भी आता है अर्थशास्त्र के अंदर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जे एम केन्स की जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी जो है वो 1976 में जो है, आप लोग देख पा रहे हैं 36 में है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पूरा नाम है इसका, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1976 में लिखी गई थी जे एम केन्स के द्वारा। तो ये इसकी पुस्तक है। इसके अंदर इसमें क्या बोला गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक जो हैं, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो समर्थक हैं वो अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं वो एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जे.बी. से और मिल, ये अर्थशास्त्री हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समर्थन करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का समर्थन करते हैं। तो ये वो समर्थक हैं जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थन करते हैं। इनके नाम है एडम स्मिथ और रिकार्डो और जे.बी. से और मिल, ये अर्थशास्त्री हैं जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वृहद अर्थशास्त्र। वृहद अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं वो कौन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो समर्थकों की जो नाम है वो यहाँ पर अपने सामने है, स्लाइड के ऊपर देखिए। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करने के लिए मार्क चेंज कर देता हूँ। ये लो, ये जो हैं अर्थशास्त्री वो वृहद अर्थशास्त्र के समर्थक हैं। जैसे कि नाम है इसके अंदर मार्क्स का, सिसमांडी का, कार्ल मार्क्स है, और वालरस, विक्सेल और फिशर, ये नाम वो हैं जो कि वृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थन करते हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है जे एम केन्स की पुस्तक से नीचे ठीक ऊपर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक कौन है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो, जे.बी. से, ये हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक। जबकि दूसरे जो हैं ये हैं वृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के समर्थक। तो इसमें मैक्रो के जो समर्थक हैं उनके नाम क्या क्या हैं, वो हैं सिसमांडी, कार्ल मार्क्स, वालरस,
विक्शेल और फिशर। तो ये वो नाम हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के समर्थक हैं, और ऊपर जो हमने डिस्कस किया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो शाखाएं क्या क्या हैं, हमें इस बात का भी पता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो हमारी हैं कीमत सिद्धांत की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं। उसके बाद में साधन कीमत की बात करते हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आर्थिक कल्याण की बात करते हैं तो वो भी हम लोग किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि शाखाएं हैं, वो हमारी वस्तु कीमत का निर्धारण करते हैं, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। साधन कीमत की बात करते हैं तो ये भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो ये भी किसके अंदर पढ़ते हैं, ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर हमने वस्तु कीमत की बात करते हैं, तो ये जो है वस्तु कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो वो हम लोग मांग सिद्धांत के अंदर करते हैं। यानी कि मांग का सिद्धांत जो है वो मांग का सिद्धांत हमें क्या बताता है, जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु की कीमत, जैसे जैसे किसी वस्तु की हम लोग मांग बढ़ाते हैं तो कीमत बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत मांग घट जाती है तो कीमत घट जाती है। यानी कि जो प्राइस है वो नेगेटिव रिलेशंस में चलती है, मांग और पूर्ति का नेगेटिव रिलेशंस होता है। ठीक है, यानी कि कीमत के साथ में और मांग और कीमत का जो ना नेगेटिव नहीं कह सकते, पॉजिटिव रिलेशंस होता है। मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, और मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत का सिद्धांत जो है वो मांग का सिद्धांत है। और ये कैसा सिद्धांत है, कीमत का रिलेशंस की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, कीमत बढ़ती है तो इस बात में देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग समझिए, डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। जो सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो क्या होता है सप्लाई कर्व होता है, और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, मांग वक्र होता है। तो नेगेटिव मांग वक्र क्या दिखाता है, वो कीमत का और मांग का नेगेटिव रिलेशन दिखाता है, और पॉजिटिव जो सप्लाई कर्व होता है वो कीमत और पूर्ति का पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो वो बातें जो हैं आपने पहले पढ़ रखी हैं, नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो आप समझिए। तो वस्तु कीमत जो है वो मांग का सिद्धांत है, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत है, साधन कीमत का सिद्धांत है, या फिर आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है। तो ये यहाँ पर 4 सिद्धांत हैं जो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है वो हम लोग ब्रीफली समझ सकते हैं, एक अलग से इसका एक टॉपिक बनता है। इसी प्रकार से लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत जो है ये भी पूरा चैप्टर बनता है। साधन कीमत की बात करते हैं तो यहाँ पर लगान किसको मिलता है, मजदूरी किसको मिलती है, ब्याज किसको मिलता है, और लाभ किसको मिलता है, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा लेसन है। और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत जो है इसके ऊपर भी मतलब जो ना पूरे के पूरे लेसन है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएँ हैं वो हमारी वस्तु कीमत की बात करते हैं तो वहाँ पर होता है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत होता है, और साधन कीमत, लगान, मजदूरी तथा ब्याज का सिद्धांत या फिर लाभ का सिद्धांत ये साधन कीमत में आता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो ये बातें हुई हमारी किसके अकॉर्डिंग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएँ हैं ये। उसके बाद में यहाँ पर वृहद अर्थशास्त्र की शाखाएं की तरफ चलते हैं, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो का, तो यहाँ पर मैक्रो आ जाता है। यानी कि वृहद अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उसमें हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो शाखाएं हैं उसके अंदर हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आय रोजगार का सिद्धांत जो है वो आय रोजगार का सिद्धांत, तो ये किसकी शाखा है, वो वृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की शाखा है। इसी प्रकार से जो सामान्य कीमत स्तर एवं कि मुद्रास्फीति की बात करते हैं, सामान्य कीमत स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, या फिर मुद्रास्फीति की बात करते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और आर्थिक विकास का सिद्धांत की बात करते हैं तो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये भी किसका टॉपिक है, ये भी मतलब वृहद अर्थशास्त्र का यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इसी प्रकार से जो ना हमारा वितरण का सिद्धांत जो है
यानी थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो ये भी किसका है, ये भी हमारा वृहद अर्थशास्त्र का टॉपिक है। तो ये शाखाएं हैं। शाखाओं में क्या है कि हमने जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो का मतलब होता है वृहद और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, एक माइक्रो बोला जाता है और एक मैक्रो बोला जाता है। तो यहाँ पर मैक्रो के कुछ पॉइंट लिए हमने, मैक्रो में हम लोग इन बातों का अध्ययन करते हैं और इसी प्रकार से जो है जो मैक्रो होता है यानी कि वृहद अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी शाखाएं अलग अलग होती हैं, तो इनके अंदर हम लोग अलग अलग टॉपिक लेके चलते हैं, तो ये हमें याद होते हैं, ठीक है। इसी भी से इसमें से भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो हमें ये अगर पॉइंट याद हैं तो हम लोग वो प्रश्न जो है बिल्कुल सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर बोल्डिंग के अनुसार। बोल्डिंग क्या कहता है? बोल्डिंग कहता है कि जब ऐसे नियम जो अलग अलग इकाइयों अथवा खंडों पर लागू होते हैं लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते तो आर्थिक विरोधाभास कहलाते हैं। अब बात करता है यहाँ पर ये आर्थिक विरोधाभास की। तो आर्थिक विरोधाभास हम लोग किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो बोल्डिंग क्या कहता है? बोल्डिंग के अनुसार जब ऐसे नियम जो अलग अलग इकाइयों या फिर खंडों पर लागू होते हैं, भाई यहाँ पर लागू नहीं या दूसरी जगह लागू हो गया, अलग अलग जो है खंड हैं फिर इकाइयाँ हैं उनके ऊपर लागू होते हैं लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते तो वो आर्थिक विरोधाभास कहलाते हैं। तो कई बार ये पॉइंट या फिर डेफिनेशन यहाँ पर क्यों ली गई है बोल्डिंग के अनुसार? क्योंकि हमने माइक्रो की बात की है और मैक्रो की बात की है। तो कई इकाइयाँ की बात कर रहा है, ये मैक्रो की बात कर रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब वो दोनों ही जगह लागू हों। हो सकता है कि कुछ बातें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर लागू हों, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो माइक्रो के ऊपर लागू हो सकती हैं। तो यहाँ पर उसी विरोधाभास की बात कर रहा है। तो ये बोल्डिंग के अनुसार क्या बोल रहा है? जब ऐसे नियम जो अलग अलग इकाइयों अथवा खंडों पर लागू होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक विरोधाभास कहलाते हैं, ठीक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते, वो अलग अलग इकाइयों के ऊपर या फिर अलग अलग खंडों के ऊपर लागू होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्थिक विरोधाभास। तो ये बोल रहा है माइक्रो और मैक्रो के बारे में, ठीक है। माइक्रो के ऊपर जो नियम लागू होंगे वो मैक्रो के ऊपर नहीं लागू होंगे और जो मैक्रो के ऊपर लागू होंगे वो माइक्रो के ऊपर लागू नहीं होंगे। तो बात सिर्फ यही बोल रहा है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर आर्थिक विरोधाभास। तो दोनों को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। माइक्रो को भी अध्ययन करेंगे और मतलब जो है माइक्रो को भी पढ़ेंगे और मैक्रो को भी पढ़ेंगे, तो हमें पूरा का पूरा जो है इकोनॉमिक्स जो है समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे जो है बोल्डिंग के अनुसार बोल रहे हैं अभी, बोल्डिंग एंड सिमुलेशंस। बोल्डिंग और सिमुलेशंस जो हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और वृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को परस्पर क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं, यानी कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। हम लोग पार्टिकुलर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा का पूरा नहीं समझ सकते, मतलब माइक्रो को समझने के लिए मैक्रो की ज़रूरत पड़ती है और मैक्रो को समझने के लिए माइक्रो की ज़रूरत पड़ती है। दोनों क्या हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, हमें दोनों का अध्ययन करना होता है। तो ये अलगाव की बात करते हैं, तो ये अलगाव के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, रेगुलर फ्रीज के बारे में। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्थैतिक अर्थशास्त्र के समर्थक कौन कौन है। यानी कि स्थैतिक अर्थशास्त्र एक अलग होता है जिसमें मतलब हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं, स्थैतिक की बात करते हैं। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं, स्थैतिक में आता है हमारा समर्थक एडम स्मिथ और रिकार्डो, ये दो ही अर्थशास्त्री हैं जो कि स्थैतिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं। उसके बाद में जो हमारे दो प्राविगिक की बात करते हैं, प्राविगिक यानी कि जो डायनामिक है उसकी बात करते हैं, तो उसमें आता है हमारा कौन? उसमें आता है इसके अंदर, ये इसको मैं अभी थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये आता है, ये लो, स्थैतिक की बात हमने कर ली, स्थैतिक की बात कर ली हमने। स्थैतिक में आता है हमारा कौन? ये आता है एडम स्मिथ और रिकार्डो, ठीक है। और ठीक इसके आगे ही है, इसके आगे ही जो बच गया हमारा, ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थक कौन हैं? प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थक जो हैं वो हैं क्लार्क, रॉस, टिनबर्जन, क्लेस्की और हिक्स। और इससे नीचे जो है हैरड भी है, हैरड डोमर आता है, तो इसके अंदर वो भी है, बोमोल्स भी है, ठीक है। हैरड डोमर्स और बोमोल्स, सैमुएल्सन्स और रॉबर्टसन्स। तो ये अर्थशास्त्री हैं जो कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं। तो हमने जीडी के अंदर काफ़ी ये इनकी थ्योरी जो है पढ़ी हैं, इनके जो मॉडल्स हैं वो पढ़े हैं। तो ये जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं, इन्होंने जीडी के अंदर अपने वो दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि हमने देखा रॉस का भी पढ़ा है सिद्धांत, और क्लार्क का भी पढ़ा है, टिनबर्जन का भी पढ़ा है, क्लेस्की का भी पढ़ा है, हिक्स का भी पढ़ा है, हैरड का भी पढ़ा है, बोमल्स का भी पढ़ा है, सैमुएल्सन्स का, रॉबर्टसन्स का। तो ये वो अर्थशास्त्री हैं जो कि अर्थशास्त्र को क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि ये प्रायोगिक यानी कि डायनामिक के समर्थक हैं। ये स्थैतिक अर्थशास्त्र के समर्थक नहीं है, ये डायनामिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं।
और जो स्थैतिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं वो एडम स्मिथ है और रिकार्डो है। ये स्थैतिक के सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन डायनामिक के यानी कि जो हमारा प्रायोगिक अर्थशास्त्र है उसके समर्थक यहाँ पर सारे के सारे आ जाते हैं। ये क्लार्क भी आ जाता है, रोस, टिनबर्जन, क्लैक्सकी, हिक्स, हैरोल्ड, बॉमल्स, सैमुएल्सन्स, रॉबर्टसन्स। तो ये जो हैं अर्थशास्त्री हैं जो कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं। तो इससे भी पर्सन बनता है, इसमें भी मिलान से रिलेटेड पर्सन बन जाता है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं उनका मिलान कीजिए, या फिर प्रायोगिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं उसका नाम बताइए, या फिर मतलब जो है ना मैचिंग कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने मतलब जो है यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है यहाँ पर रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस एक ऐसा अर्थशास्त्री है, रैगनर फ्रीस एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने 1928 ईस्वी में आर्थिक एवं प्रायोगिक के बीच में अंतर प्रस्तुत किया। रैगनर फ्रीस ने 1928 ईस्वी में क्या किया, आर्थिक यानी कि जो स्टैटिक्स है और प्रायोगिक है जो डायनामिक है इसके बीच में क्या किया, अंतर किया। अंतर नहीं किया था, इन्होंने माइक्रो और मैक्रो को अलग भी किया था। सबसे पहले जो है माइक्रो और मैक्रो का जो अलगाववाद करने वाले हैं वो रैगनर फ्रीस ही हैं, नॉर्वे के ये अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1933 के आसपास में, 33 या फिर मतलब पता नहीं किस में, माइक्रो और मैक्रो का क्या किया था, अलगाव किया था। यानी इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। तो वो रैगनर फ्रीस ही हैं। ठीक है, तो ये रैगनर फ्रीस ही बोल रहा है 1928 में आर्थिक, स्थैतिक एवं प्रायोगिक के बीच में अंतर प्रस्तुत किया था। तो ये वही अर्थशास्त्री है रैगनर फ्रीस। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर जे.एम. क्लार्क का। जे.एम. क्लार्क की बात आती है तो यहाँ पर क्या आता है, त्वरण जो है सिद्धांत। जे.एम. क्लार्क ने क्या दिया है, त्वरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो दिया है, किसने, क्लार्क ने। और ये जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का, यानी प्रायोगिक का प्रयोग जो है वो महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। किसके द्वारा दिया गया है, ये क्लार्क के द्वारा दिया गया है। और जो प्रायोगिक का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्रों में प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है, हालांकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थकों में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखो हमने पहले पढ़ा है रोस पढ़ा है, तो इसके अंदर रोस भी है। ठीक है, टिनबर्जन है, क्लैक्सकी है, और ये हिक्स, हैरोल्ड, बॉमल, सैमुएल्सन, किन्स और हैबलर और ओहलिन। एक्सर ओलिन का पढ़ा है, किन्स का पढ़ा है, सैमुएल्सन का पढ़ा है, बामवोल का पढ़ा है, हैरोल्ड का पढ़ा है, और ये हिक्स है, डिक्स लिख रखा है सॉरी, क्लैक्सकी जो है इसका ही पढ़ा है, और टिनबर्जन का ही पढ़ा है, रोस का ही पढ़ा है। तो ये हमने सभी ने जो है ये मॉडल पढ़े हुए हैं। तो ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं प्रायोगिक की, यानी कि डायनामिक की बात करते हैं, ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो ये नाम जो है आप लोग याद कर सकते हैं, हालांकि आपको याद है फिर भी जो है एग्ज़ाम में कई बार आता है तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं कि जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं वो कौन है, और जो डायनामिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं वो कौन है। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट समझें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम लोग यहाँ पर संतुलन के ऊपर, जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इंट्रोडक्शंस की बात थी यहाँ पर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है इसका जो हमने इंट्रोडक्शंस किया है, तो इंट्रोडक्शंस में हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। लेकिन हम चल रहे हैं अभी संतुलन के ऊपर। तो संतुलन का एक टॉपिक है, संतुलन में भी काफ़ी जो है मतलब अच्छी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, और कब और कहाँ कैसे जो है संतुलन होता है, तो वो सारी थ्योरी जो है इसके अंदर है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक बार, संतुलन क्या होता है। ठीक है, संतुलन, तो संतुलन क्या होता है। संतुलन वह स्थिति होती है जहाँ से हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति न हो। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन ही कर रहे हैं। तो डेफिनेशन ये किसकी है, स्टिगलर की है। स्टिगलर की ये मतलब जो है ना डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया है कि संतुलन वह स्थिति होती है जहाँ से हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति न हो। यानी एक बार जो है संतुलन अपने को मिल जाता है तो उस पर हम लोग हटते नहीं हैं, तो वो एक मतलब स्थिति होती है संतुलन की। मतलब एक बार हम लोग कहीं से सेटिस्फाई हैं तो वहाँ से हम लोग हटते नहीं हैं, तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पर संतुलन में हैं। अगर हम वहाँ से डगमाते हैं, यानी मतलब हिलते हैं, डुलते हैं, या फिर हमारा जो मन चंचल रहता है, तो वहाँ पर हम लोग संतुलन में नहीं हैं, दैट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो संतुलन का मतलब यहाँ पर क्या बताया है, वह स्थिति जहाँ से हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति ना हो।
ये स्टिगलर बोलते हैं, और यही जो है एक इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। संतुलन के बारे में इसने बताया, ठीक है। उसके बाद में जे के मेहता कुछ और बात बोलते हैं। इसी बात को देखो मतलब दूसरे तरीके से बोलता है जे के मेहता। क्या बोलता है? अर्थशास्त्र में संतुलन या फिर गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। संतुलन क्या है? वो गतिशीलता है। गतिशीलता में परिवर्तन, यानी गतिशीलता का मतलब क्या है कि जब हम लोग गति करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो गतिशीलता में परिवर्तन। गतिशीलता में परिवर्तन यानी कि गतिशीलता के अंदर कोई भी मतलब गतिशीलता है ही नहीं, परिवर्तन हो गया। गतिशीलता में अनुपस्थिति को बताता है या फिर गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। क्या कहना चाहता है? अर्थशास्त्र में संतुलन गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति, परिवर्तन की अनुपस्थिति। अगर परिवर्तन होता रहता है तो दैट मीन्स कि वो संतुलन में नहीं है। अब परिवर्तन में अनुपस्थिति बताता है, दैट मीन्स कि वो संतुलन में है। तो ये इसने जो है बात तो वही बोली है, लेकिन शब्दों को चेंज कर दिया, ठीक है। शब्दों में चेंज क्या कर दिया? अर्थशास्त्र में संतुलन यानी गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। कौन बताता है? जे के मेहता बताता है। तो ये डेफिनेशंस रही संतुलन की, किसके अकॉर्डिंग? ये जे के मेहता के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से जो है प्रोफेसर हैंसन बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? प्रोफेसर हैंसन, संतुलन वह अवस्था है जिसमें उस समय पर स्थित आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अभी बात वही बोल रहा है, परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, यानी अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर हम लोग संतुलन में नहीं है। अगर हम कहीं पर जो है स्थिर हो जाते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं करते तो संतुलन हो जाता है। अगर चेंज करते तो संतुलन में नहीं है, अगर चेंज नहीं करते तो संतुलन में है। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है ना कि संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें उस समय पर स्थित आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दैट मीन्स कि वहाँ पर संतुलन में है। कौन बोलता है? ये प्रोफेसर हैंसन बोलता है, हैंसन। उसके बाद में स्थायी संतुलन में वस्तु क्या करती है? अपनी प्रारंभिक अवस्था से हटने के पश्चात स्वतः ही जो है अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाती है। मतलब स्थायी संतुलन में अगर मतलब कुछ समय के लिए डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा अगर संतुलन हट भी जाता है तो वो क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, यानी जो प्रारंभ में जो संतुलन था उसी अवस्था में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर संतुलन, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है ना यहाँ पर मांग और पूर्ति जो है, मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा स्थापित मूल्य संतुलन जो है क्या होता है कि कील पर टिका हुआ समुद्री जहाज, दीवार की कील में बंधी रस्सी में बंधा पत्थर आदि, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने संतुलन का, ठीक है। मांग और पूर्तियों के द्वारा क्या होता है कि जो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के जो मतलब कर्व बनाते हैं, और डिमांड और कर्व के द्वारा जो है डिमांड कर्व के द्वारा और डिमांड और पूर्ति कर्व के द्वारा जो हम लोग कीमत का निर्धारण करते हैं, तो क्या होता है कि जो कीमत होती है वो वहीं पर सेट होती है जब जहाँ पर वो आपस में कट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल बताया है कि मतलब जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में कट करती हैं वहीं पर क्या होता है कि कीमत का निर्धारण होता है। तो वो एक संतुलित कीमत होती है जिसमें कोई भी मतलब जो है ना परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स रहती है। वो डिपेंड करती है मांग के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। अगर मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ सकती है, और मांग घटती है तो कीमत घट भी सकती है। लेकिन मांग और पूर्ति जब आपस में कट करेंगे तो जहाँ पर वो फिक्स हो जाती है, तो फिर जो है मांग उतनी है और पूर्ति भी उतनी है, तो वहाँ पर स्थिर कीमत होगी। दैट मीन्स कि वहाँ पर संतुलन हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने बताया है यहाँ पर, जहाँ पर मांग और पूर्ति जो है आपस में कट करती हैं तो वहाँ पर संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। तो ये संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, समुद्री जहाज का और दीवार की कील में बंधी रस्सी में बंधा पत्थर। तो वो भी क्या होता है कि संतुलन में ही होता है, क्योंकि वो बंधा हुआ पत्थर है ना, वो इधर उधर हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, टूट नहीं सकता, वो फिक्स है एक जगह पर। दैट मीन्स कि वो संतुलन में है। तो ये संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है। तो संतुलन की डेफिनेशंस हुई हमारी यहाँ पर स्टिगलर के द्वारा और जे के मेहता के द्वारा, और उसके बाद में प्रोफेसर हैंसन के द्वारा। ये डेफिनेशंस हैं, इसमें सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि संतुलन क्या है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं तटस्थ संतुलन में। तटस्थ का मतलब क्या होता है कि वो एक जगह पर है, तटस्थ। तटस्थ संतुलन में यदि कोई विघ्न उपस्थित होता है तो न तो आरंभिक संतुलन की पुनर्स्थापना होती है, तो न तो आरंभिक संतुलन की पुनर्स्थापना होती है। अब तटस्थ संतुलन में यदि कोई विघ्न उपस्थित होता है तो न तो आरंभिक संतुलन की पुनर्स्थापना होती है। अगर कोई विघटन आ जाता है, मतलब संतुलन है पहले, अगर संतुलन कहीं पर है और उसके बाद में जो है ना उसके अंदर विघटन आ जाता है, यानी कि चेंजेस आ जाता है, तो उसके बाद में वो पुनर्वस्था में वो नहीं आ पाता, ठीक है, नहीं होती। और न ही
आगे हलचल उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ ही उत्पन्न होती हैं। परिणामस्वरूप की वस्तु पहली हलचल के बाद में जिस परिवर्तित स्थिति में पहुंची थी उसी पर शिथिल टिकी रहती है। उदाहरण के लिए एक करवट से पड़ा हुआ अंडा या फिर शुम्पीटर के अनुसार, शुम्पीटर ने क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पर शुम्पीटर ने एग्जाम्पल दे दिया इसकी इक्विलिब्रियम्स का। अब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं। शुम्पीटर क्या कहता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है शिथिल संतुलन का, एक अस्थिर संतुलन का और एक है तटस्थ संतुलन का। अब शिथिल का मतलब क्या है कि जो एक जगह पर पड़ा है, कटोरी के अंदर है या फिर मतलब जो है हमारे गड्ढे के अंदर है या फिर मतलब कोई टोकनी है उसके अंदर है या फिर कोई कढ़ाया है उसके अंदर कोई बोल पड़ी है, तो वो अपने आप में क्या होता है, तटस्थ होता है। ठीक है, तटस्थ तो है लेकिन वो इसको क्या बोलेंगे, शिथिल होता है, शिथिल संतुलन होता है। शिथिल एक जगह पर पड़ा है तो वो शिथिल है। लेकिन अगर हम लोग कढ़ाई को उल्टा कर दें और उसके ऊपर फिर एक बोल रखें तो वो क्या होगा, टिक नहीं पाएगी, वो क्या होगा, अशिथिल हो रहेगा। अशिथिल यानी कि वो कहीं पर भी गुड़ सकता है, वो कहीं पर भी जो है लेफ़्ट या राइट या फिर जो है जा सकता है। तो वो क्या होगा, हमारा अशिथिल संतुलन, जिसमें मतलब कोई भी बोल जो है वो शिथिल नहीं रहेगी, वो अशिथिल रहेगी। और एक होता है तटस्थ, जिसमें हिलने की कोई संभावना ही ना हो, एक ही जगह फिक्स है वो, ठीक है, वो तटस्थ है। लेकिन जो ये कढ़ाया है शिथिल संतुलन में, ये क्या होता है कि वो लेफ़्ट राइट जा करके जो है वो आपस में क्या होता है, मतलब इधर उधर घूम करके वो बीच में सेंटर में आ जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा शिथिल हो जाता है, वो शिथिल है। और ऊपर जो है वो बिल्कुल अशिथिल है, उसमें तो मतलब टिकने की कोई संभावना ही नहीं है। और एक तटस्थ का मतलब ये है कि एक जगह पर फिक्स है, उसमें न तो हिलता है नहीं डुलता है। ठीक है, तो तीनों जो है ये अलग अलग जो है अपने संतुलन के एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ कैसे संतुलन होता है, कौन सा शिथिल संतुलन होता है, कौन सा अशिथिल संतुलन होता है और कौन सा तटस्थ संतुलन होता है। तो शिथिल में क्या होता है, लेफ्ट राइट जा सकता है, डिमांड एंड सप्लाई की मतलब डिमांड एंड पूर्ति फोर्स के द्वारा जो है प्राइस का निर्धारण होता है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, शिथिल संतुलन को दिखाता है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर जा भी सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो वो क्या होता है, मांग और पूर्ति जो है आपस में फोर्स करके उसको कम ज़्यादा कर सकती हैं, तो वो होता है शिथिल संतुलन। और ये जो है अशिथिल है, जो टिकेगा ही नहीं, बिल्कुल चलता ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, फिर दाएं बाएं कहीं पर जा सकता है। तो ये अशिथिल है, यानी कि हमारा जो कढ़ाया है उसके ऊपर अगर हम लोग बोल को रखेंगे तो वो अशिथिल ही रहेगा, रखोगे तो जाएगा जाएगा। ठीक है, अशिथिल है वो। उसके बाद में तटस्थ है, मतलब एक जगह पर टिकाना। ठीक है, तटस्थ यानी कि एक जगह पर टिका हुआ है, उसमें कोई हिलने डुलने की संभावना नहीं है और नहीं वो लेफ्ट राइट जा सकता, एक ही जगह पर तटस्थ है। तो यहाँ पर शुम्पीटर ने ये एग्जाम्पल दिया है शिथिल का, अशिथिल का और तटस्थ का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर इसी विश्लेषण की, संतुलन विश्लेषण की। तो संतुलन विश्लेषण करते हैं, इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। तो ये कैसे होता है, देखो हमने जो बात की है उसी के द्वारा जो है हम इसको पूरा करेंगे। और माय डियर, आप लोग टेंशन मत लें, ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी के बाद में जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो है इसमें डिस्कस किए जाएंगे। लगभग 15% जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो इसी पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं, वो पर्सन हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो जो हैं अभी जस्ट आने वाले हैं। देखिए ये वाले जो हैं, इसके बाद में ये जो हैं हमारे पर्सन रहेंगे। जैसे स्थायी संतुलन में परिवर्तन किया गया, तो इसमें उत्तर अपने को निकालना है। प्रत्येक वर्ष पेट्रोल की कीमत में वृद्धि खालिस्तान का उदाहरण है। ये पर्सन जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो जो हमारा अभी चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं संतुलन विश्लेषण के अंदर। तो संतुलन विश्लेषण में आ गए हैं यहाँ पर। अल्पकाल में क्या होता है कि मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा स्थापित साम्य यानी कि अल्पकाल साम्य होता है। तो ये अल्पकाल क्या होता है, तो मांग और पूर्ति के द्वारा जो संतुलन का निर्धारण होता है वो अल्पकाल ही होता है। ठीक है, यह साम्य जो है अक्षीण होता है, छोटी अवधि के लिए होता है, एक बिंदु पर बना रहता है और उसके बाद में भंग भी हो जाता है। तो ये संतुलन दिखा रहा है। हम लोग इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, जो पहले वाला डायग्राम है, जो शिथिल संतुलन की बात कर रहा है, यानी कि इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मांग और पूर्ति जो है आपस में इस प्रकार से फोर्स करती हैं और आपस में जो है मांग और पूर्ति के द्वारा जो ना कीमत का निर्धारण होता है, प्राइस का निर्धारण होता है या फिर संतुलन का निर्धारण होता है। तो ये होता है, क्या होता है, शिथिल होता है, अल्पकाल में होता है। ठीक है, बाद में भंग भी हो सकता है। भंग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो मांग और पूर्ति जो है इनके जो है ना शेप जो है अगर मतलब जो है ना अलग हो जाए, जैसे कि यहाँ पर पहले तो सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप है और डिमांड का नेगेटिव स्लोप है। दूसरे डायग्राम के अंदर यानी अशिथिल संतुलन की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिमांड का पॉजिटिव स्लोप हो जाता है और सप्लाई का नेगेटिव स्लोप हो जाता है। तो ये शिथिल और अशिथिल संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसके अंदर यही है। जो शिथिल संतुलन की बात करेंगे तो शिथिल संतुलन के अंदर क्या होता है,
सप्लाई का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसे तरह की बात करें तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो डिमांड का स्लोप बना देंगे वो पॉजिटिव बना देंगे और जो सप्लाई का जो स्लोप है वो नेगेटिव बना दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, असितर संतुलन। सितर और अस्थिर हुआ। उसके बाद में दीर्घकाल में जो होता है ना, दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित किया जाता है, यानी कि जो हमारी मांग के अकॉर्डिंग जैसे मांग बढ़ती है तो पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी पूर्ति को मांग के अकॉर्डिंग जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है, किसके अंदर, दीर्घकाल के अंदर। तो दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकालीन परिस्थितियों में मांग और पूर्ति का संतुलन जो स्थापित होता है उसे दीर्घकालीन साम्य कहते हैं। यह साम्य लंबे समय तक रहता है। नेचुरल है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, यानी अल्पकाल में तो अल्पकालीन संतुलन होगा और जो दीर्घकाल के अंदर होता है तो वो दीर्घकालीन होगा। नेचुरल बात है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं दीर्घकालीन साम्य में प्रत्येक फर्म जो है उत्पत्ति की उतनी मात्रा का उत्पादन करेगी जहाँ ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है। दीर्घकाल का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, तो वो वहीं पर होगा जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होगी किसके, एवरेज कॉस्ट के। तो ये कंडीशन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें से प्रश्न हमेशा ही आता है, ये कंडीशन हमेशा पूछी जाती है। यानी दीर्घकाल में संतुलन कहाँ पे होता है, दीर्घकाल में संतुलन वहीं पर होता है जहाँ पर AR=AC होता है और MR=MC होता है। AR=AC और MR=MC होता है, वहीं पर क्या होता है, दीर्घकालीन संतुलन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद करते हैं स्थैतिक साम्य। स्थिर अर्थव्यवस्था में संबंधित की है स्थैतिक की बात कर रहे हैं, यानी हमने जो पहले पढ़ा है, यानी स्थिर जो संतुलन है, स्थैतिक जो है ये किसमें होता है, अल्पकाल की बात करता है। ठीक है, यानी स्थिर साम्य किसी स्थैतिक साम्य जो है, यानी कि स्थैतिक संतुलन या साम्य स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कि विभिन्न तथ्य क्या होते हैं, जैसे कि मतलब उपभोग की बात करते हैं, उत्पादन या फिर जनसंख्या की बात करते हैं, में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये स्थिर बने रहते हैं। ठीक है, उपभोग भी स्थिर बना रहता है, उत्पादन भी स्थिर बना रहता है, जनसंख्या भी स्थिर बनी रहती है। तो किसकी बात कर रहा है, ये अल्पकाल की बात कर रहा है। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिर कहलाएगा। उसके बाद में बोल्डिंग क्या कहता है, इसके द्वारा बोल्डिंग क्या कह रहा है, बोल्डिंग द्वारा जो ना प्रस्तुत स्थैतिक साम्य के उदाहरण है निश्चित गति से आगे लुढ़कती गेंद, एक जंगल जिसमें पेड़ उगते हैं समाप्त होते हैं, जंगल की बनावट, ये क्या होते हैं, अपरिवर्तित बनी रहती है। ठीक है, अपरिवर्तित बनी रहती है, दैट मीन्स कि ये क्या होता है, स्थिर संतुलन की बात कर रहा है। ठीक है, स्थिर संतुलन की बात कर रहा है। ये स्थिर संतुलन में क्या होता है, स्थिर संतुलन के एग्जाम्पल क्या दिया है, निश्चित गति से आगे लुढ़कती गेंद, यानी एक निश्चित गति से आगे चल रही है गेंद, चल रही है, वो एक क्या होगा, स्थैतिक संतुलन होगा। एक जंगल जिसमें मिल पेड़ उगते हैं, तो वो भी क्या होगा, स्थैतिक होगा, क्योंकि उसका दायरा जो है वो निश्चित है। ठीक है, और उगते भी हैं और क्या होता है, समाप्ति हो जाते हैं। जंगल की बनावट जो है वो भी एक मतलब क्या होता है, स्थैतिक होता है, क्योंकि उसका भी एक निश्चित दायरा होता है। तो यहाँ पर स्थैतिक संतुलन की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे करके। उसके बाद में संतुलन विश्लेषण, यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, संतुलन विश्लेषण की बात कर रहे हैं। संतुलन विश्लेषण का एक पॉइंट है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पर आती ये बात प्रावेगिक को हमने क्या कहा है, डायनामिक का है, यानी कि गत्यात्मक संतुलन का है। तो ये क्या होता है, प्रावेगिक या गत्यात्मक संतुलन प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, प्रावेगिक गत्यात्मक संतुलन प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, और इस समय में तिथिकरण आवश्यक होता है। तिथिकरण प्रावेगिक में क्या होता है, तिथिकरण होता है, इसमें नोट कर लिया जाता है कि मतलब कब से लेकर कब तक का। ठीक है, इसमें जनसंख्या की बात करते हैं, या प्राकृतिक साधन की बात करते हैं, तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं, रुचि आदि सभी तथ्यों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग रन की बात करते हैं, यानी कि डायनामिक है, ये डायनामिक की बात करते हैं। तो इस समय में क्या होता है, तिथिकरण आवश्यक होता है, नोट कर लीजिए इस बात को। और इसमें क्या होता है कि जनसंख्या, पूंजी, प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान, रुचि आदि सभी तथ्यों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन जिसमें होगा वो क्या होगा, डायनामिक होगा, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर रहेगा, वो क्या होगा, स्थैतिक होगा। तो ये तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में कोब वेब जो प्रमेय है, यानी कि कोब डगलस की जो थ्योरम है, यानी कोब वेब थ्योरम जो है वो किसका उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। कोब वेब प्रमेय का मतलब जो प्रमेय है वो किसका उदाहरण है, तो वो प्रावेगिक संतुलन का उदाहरण है, यानी कि डायनामिक का है। स्थैतिक में नहीं डालेंगे इसको, ये प्रावेगिक का उदाहरण है कोब वेब, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद में क्या है कि प्रतिष्ठ एवं नवप्रतिष्ठ अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण जो है आंशिक संतुलन से संबंधित है। प्रतिष्ठ की बात करते हैं या फिर नवप्रतिष्ठ की बात करते हैं। प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और जो नवप्रतिष्ठ अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा जो विश्लेषण दिया गया है वो
आंशिक या फिर विशिष्ट संतुलन से संबंधित है। ठीक है, प्रतिष्ठ और नवप्रतिष्ठ का ये किससे संबंधित है? आंशिक संतुलन से संबंधित है। यानी कि आंशिक क्या होता है? वो माइक्रो के अंदर लागू होता है। उसके बाद में आंशिक या विशिष्ट संतुलन में अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग के संतुलन का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रो की, जबकि सामान्य संतुलन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? आंशिक की बात कर रहा है, यानी आंशिक की बात कर रहा है, आंशिक का बात कर रहा है, तो ये माइक्रो लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में सामान्य की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट इससे संबंधने वाली बात क्या है? आंशिक या फिर विशिष्ट संतुलन की बात करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। और जब हम लोग सामान्य संतुलन की बात करेंगे तो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, दैट मीन्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन। आंशिक या विशिष्ट संतुलन का प्रारंभ किसने किया? वो कुर्नो ने, मंगोल ने किया, जिसे प्रोफेसर मार्शल और कैम्ब्रिज संप्रदाय ने पूर्णता प्रदान की। यह सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है। अब वही बात बोल रहा है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। आंशिक संतुलन की बात कर रहा है। और इसका प्रारंभ किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। प्रारंभ किया था कुर्नो ने और मंगोल ने किया था। कुर्नो और मंगोल ने किया था, और जो मार्शल ने और कैम्ब्रिज संप्रदाय ने इसको पूर्णता प्रदान कर दी थी। और ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आंशिक संतुलन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन के अध्ययन का जो श्रेय जाता है वो वालरस लॉजेन संप्रदाय को जाता है। ठीक है, सामान्य का मतलब क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं या फिर जनरल थ्योरी की बात करते हैं, तो ये सामान्य संतुलन की बात है। तो ये मैक्रो के अंदर आता है, ये पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। सामान्य संतुलन से अध्ययन का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? वो वालरस को जाता है। ठीक है, और लॉरेंस होता है, ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर लॉजेंस, ये लॉरेंस होगा शायद, लॉजेंस संप्रदाय को जाता है। तो हमने देखने वाली बात क्या है इसके अंदर? दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर संतुलन के अंदर। एक तो देखा हमने आंशिक संतुलन जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और एक है सामान्य संतुलन जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद में करते हैं आंशिक समव्यय क्या होता है। आंशिक समव्यय वह है जो कि मतलब सीमित कर आधारित है। इसका एक अच्छा उदाहरण किसी एक है। इस विश्लेषण में अन्य वस्तुओं की कीमतें सतत मान ली जाती हैं, यानी कि अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या मान ली जाती है? यथा स्थिर मान ली जाती हैं। यानी कि आंशिक की बात करेंगे ना, तो आंशिक में क्या होता है कि हम अन्य वस्तुओं को क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। अन्य मतलब बातों को मतलब स्थिर मान लेते हैं। एक में परिवर्तन होता है। तो एक की बात करते हैं तो मतलब क्या है? वो माइक्रो की बात कर रहा है। ठीक है, अनेक की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो मैक्रो की बात कर रहा है। ठीक है, सामान्य समय विश्लेषण रीति एक परिवर्तनशील तथ्य का अध्ययन नहीं करती, बल्कि अनेक परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन करती है। तो ये बात वही बोल रहा है, सामान्य में हम लोग सभी की बात करेंगे और आंशिक में हम एक की बात करेंगे। बोल्डिंग क्या कह रहा है? बोल्डिंग ने एक प्याले में पड़ी 3 गेंदों का उदाहरण दिया, जिसमें एक गेंद की साम्य स्थिति केवल प्याले के आकार और उस गेंद की दिशा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अन्य 2 गेंदों की स्थितियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्टविच के अनुसार क्या है कि सामान्य समय की दशा में सभी इकाइयाँ एक ही साथ अपना अपना आंशिक समव्यय प्राप्त कर लेती हैं। यानी लेफ्टविच बताता है किसके बारे में? सामान्य संतुलन के बारे में, सामान्य समव्यय के बारे में। तो एक ही साथ अगर आप लोग एक डाई के अंदर अगर 2-3 गेंद डालते हैं तो वो सभी जो हैं आपस में इस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे कि वो संतुलन में आ जाएंगी। तो वो हमारा कौन सा संतुलन कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सामान्य संतुलन। और एक गेंद डालते हैं और वो एक अपने आप जो है संतुलन में आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आंशिक संतुलन। तो आंशिक का अध्ययन किया जाएगा हमारा किसके अंदर? माइक्रो के अंदर। और जो सामान्य संतुलन की बात करेंगे तो किसके अंदर आएगा? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में आ जाता है हमारा लियोनटिफिक से पहले जो है ना, सामान्य संतुलन का विश्लेषण करने वाले अर्थशास्त्रियों के हम लोग नाम बता देते हैं। सामान्य संतुलन का विश्लेषण करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन कौन हैं? वो हैं हमारे कुर्नो, वालरस, क्रिस और टिनबर्जन, हिग्स और सैमुएल्सन। ये सामान्य संतुलन की बात करते हैं। सामान्य संतुलन में नाम क्या क्या हैं एक बार फिर से देखिए। अब सामान्य संतुलन का विश्लेषण करने वाले जैसे हैं वो है हमारा कुर्नो, ये कून लिखा हुआ है लेकिन ये कुर्नो है। वालरस, क्रिस, टिनबर्जन, हिग्स और सैमुएल्सन, ये हैं जिन्होंने सामान्य संतुलन का विश्लेषण किया। उसके बाद में लियोनटिफिक जो है यहाँ पर, लियोनटिफिक एक अर्थशास्त्री का नाम है। उसके द्वारा क्या कि इनपुट आउटपुट विश्लेषण किया गया। ठीक है, इनपुट और आउटपुट विश्लेषण किया गया। ये जो लापुट आउटपुट एनालिसिस है ना, ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस है।
ठीक है। सामान्य क्या कि साम्य से संबंधित होता है ये, यानी जनरल प्राइस या जनरल इक्विलिब्रियम्स की बात करता है। तो ये इनपुट आउटपुट का जो एनालिसिस है, जो मैथ के अंदर हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जो कि लियोन टूफिक ने दिया था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होता है, ये हमारा सामान्य संतुलन से रिलेटेड होता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं सामान्य संतुलन के और आंशिक संतुलन के, तो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो हमने अभी तक इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड जो पर्सन हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, आंशिक संतुलन क्या होता है, यानी आर्थिक संतुलन क्या होता है, इसको देखिए आप। आर्थिक संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं तो रहती हैं किंतु उसमें वृद्धि अथवा कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। आर्थिक संतुलन होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो उस समय पर स्थिति आर्थिक शक्तियों में किसी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वो क्या होता है, आर्थिक संतुलन होता है। यानी कि आर्थिक शक्तियों में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो आर्थिक संतुलन होगा। आर्थिक स्थितियों में अगर परिवर्तन होता तो वो असंतुलन है। आर्थिक स्थितियों में कोई परिवर्तन होता तो संतुलन है। तो बात किसकी है, संतुलन की। किसके अंदर, आर्थिक के अंदर। तो आर्थिक शक्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या होता है, आर्थिक संतुलन कहलाता है। इसी प्रकार से शीतल संतुलन यानी शीतल संतुलन दशा तब प्राप्त होती है जब प्रारंभिक संतुलन विचलन हो जाने पर, प्रारंभिक संतुलन विचलित हो जाने पर पुनः जो है आंतरिक शक्तियों की क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा पुनः पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या होगा, हमारा शीतल संतुलन। जो कि हमारे पास में पहले ही संतुलन था ना, उसी संतुलन में हम लोग आ जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शीतल संतुलन कहलाएगा। इसके बाद में करते हैं स्थैतिक संतुलन। एक समय बिंदु पर प्राप्त होने वाला संतुलन स्थैतिक संतुलन है जिसमें समय तत्व का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। यानी कि स्थैतिक के अंदर क्या बात करता है, समय तत्व का पूर्णतः क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। यानी जिसमें समय तत्व का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, यानी समय तत्व का प्रभाव पूर्णतः क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, वो क्या कहलाएगा, स्थैतिक संतुलन कहलाएगा, स्थैतिक संतुलन। तो स्थैतिक संतुलन एक समय बिंदु पर प्राप्त होने वाला संतुलन, एक समय पर प्राप्त होने वाला संतुलन स्थैतिक संतुलन है जिसमें समय तत्व का प्रभाव क्या हो जाता है, पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर इसके अंदर हमारा प्रवेगिक संतुलन से रिलेटेड। तो प्रवेगिक के अंदर यानी कि डायनामिक के अंदर क्या है बात, तो गतिशील अर्थव्यवस्था में पाया जाने वाला संतुलन प्रवेगिक होता है। तो हमने क्या बात की है, डायनामिक की बात की है। तो डायनामिक कहाँ पर पाएगा, वो गतिशीलता में पाएगा, ठीक है। तो गतिशील अर्थशास्त्र में पाया जाने वाला संतुलन प्रवेगिक होता है जिसमें पिछली और आगे की तिथियों से संबंधित आर्थिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो हमने भी पढ़ा है, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड है या फिर मतलब जो और पॉइंट हमने अभी देखे हैं वो सारे क्या हैं, प्रवेगिक संतुलन की बात करते हैं। और आंशिक की बात करते हैं तो आंशिक में क्या होता है, एक अंश की बात करते हैं, ठीक है। और सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य संतुलन का सिद्धांत क्या है कि अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के बीच परस्पर निर्भरता का सिद्धांत होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तो पॉइंट इसके अंदर जो थे वो आंशिक संतुलन था, सामान्य संतुलन था, शीतल संतुलन था, अशीतल संतुलन था, तटस्थ संतुलन था। तो ये सारी बातें हमने अभी कर ली हैं। अभी बात कर लेते हैं इन्हीं पर्सनों से रिलेटेड पर्सन्स। तो पर्सन नंबर 1 जो है वो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, स्थायी संतुलन में परिवर्तन किया गया चर। स्थायी संतुलन में परिवर्तित किया गया चर। ऑप्शन आपके पास में है, एक अपनी पूर्वता से दूर हट जाता है, अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट जाता है, या उपयुक्त दोनों स्थितियां संभव हैं, या फिर उपयुक्त दोनों स्थितियां असंभव हैं। तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वो कौन सा बनेगा वो आपने बताना है। तो मेरी तरफ से जो हमने पढ़ा है अभी तक वो पर्सन बनेगा, इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। यानी कि अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट आता है, ये स्थायी संतुलन में परिवर्तन किया गया चर की बात कर रहा है। तो स्थायी की बात कर रहे हैं ना, स्थायी संतुलन। तो अपनी पूर्वावस्था में क्या होता है, वापस लौट आता है। तो इसका उत्तर ये रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हैं लास्ट में। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पर्सन्स के ऊपर आ चुके हैं, तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें माय डियर, क्योंकि PDF बनाने में और इसको शेयर करने में और इसको पूरा का पूरा वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब अगर मिलता रहेगा तो देखो काम अच्छा चलता रहेगा। और बेरोज़गारी के इस ज़माने में जो है ना, हमें कुछ यहाँ से काम भी मिलेगा। तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके साथ में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ। तो प्रत्येक वर्ष पेट्रोल कीमत की वृद्धि किसका उदाहरण है? प्रत्येक वर्ष पेट्रोल कीमत में जो वृद्धि होती है वो किसका उदाहरण होता है? शीतल संतुलन का है या फिर
उदासीन संतुलन का है या फिर अशीतल संतुलन का है। तो इसमें आपके बताना है कौन सा है, ये शीतल संतुलन है या फिर अशीतल संतुलन है। प्रत्येक वर्ष पेट्रोल कीमत की वृद्धि प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, ठीक है, प्रत्येक आ गया ना, प्रत्येक यानी कि हर साल बढ़ता है, हर साल। तो ये अशीतल तो नहीं होगा, शीतल है, तो शीतल संतुलन का उदाहरण है यहाँ पर ये, ठीक है, शीतल संतुलन का उदाहरण हुआ। उसके बाद में चलते हैं थर्ड नंबर पर, आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मतलब प्रस्तुत करता है या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को करता है या फिर विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थितियों का अध्ययन करता है या फिर उपयुक्त में सभी सत्य हैं। हमने इसका उत्तर देना है, ठीक है। आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं हो सकता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति को उपयुक्त सभी सत्य हैं। आंशिक का मतलब माई डिफरेंस क्या हुआ, जो कि मतलब एक की बात करता है, एक की, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र की बात करता है, दैट मीन्स कि इसका प्रश्न उत्तर हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो इसका उत्तर बन सकता है यहाँ पर ये वाला, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक क्षेत्र की बात करेगा ये आंशिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, सामान्य साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सामान्य साम्य जो विश्लेषण है वो किसको प्रस्तुत करता है, तो वो किसको करेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को या फिर विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक निर्भरता को, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो क्या रहेगा, सामान्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जनरल प्राइस की बात करते हैं, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को तो नहीं करेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी नहीं करेगा, विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को करेगा, यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न सही हो सकता है, ये उत्तर सही हो सकता है, विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। आप इसका कमेंट करके बताएं इसमें से और इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, आप लोग कमेंट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5, एक उद्योग का साम्य उदाहरण। एक उद्योग का साम्य उदाहरण आंशिक साम्य का है, सामान्य साम्य का है, या फिर दोनों संभव स्थितियां हैं, वे दोनों स्थितियां असंभव हैं। तो एक उदाहरण की बात कर रहा है, एक उदाहरण का संतुलन की बात कर रहा है, तो एक की बात कर रहा है ना, पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है भैया, एक की, या तो ये एक की बात कर रहा है तो सामान्य की बात तो नहीं कर रहा है, ये आंशिक की बात कर रहा है, ठीक है। पार्टिकुलर की बात करते हैं यानी कि एक की बात करते हैं तो वो हमारा आंशिक संतुलन में आएगा, नेचुरल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, स्थितिक साम्य में समय अवधि स्थिर रहती है या बदलती रहती है या फिर कोई से संबंध नहीं है या फिर बढ़ती रहती है। स्थिति की बात कर रहा है, यानी स्थिति की बात कर रहा है, तो क्या रहता है, स्थिति में क्या रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर यही बनेगा क्वेश्चन नंबर ए का, यानी कि इसका जो है जो उत्तर बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा, वो ए बनेगा, ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साम्य में समय तत्वों की व्यवस्था प्रस्तुत की है। समय तत्वों की व्यवस्था किसने की है भैया, देखो अभी हमने पढ़ा था, साम्य में समय तत्वों की जो अभी व्यवस्था की है वो किसने की है, स्टिगलर ने की है, बोल्डिंग ने की है, या फिर मतलब सैमुअल्सन ने की है। तो ये भी हमने दिया था, तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। इसका सही मार्क करेंगे, ठीक है, सही मार्क करेंगे, आप कमेंट करें इसका कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। समय तत्वों की व्याख्या हमने भी बताई थी किसने की है, आपके लिए है। नेक्स्ट करते हैं, पिग्यू के अनुसार बाहरी पद्दा वाला पानी जहाज उदाहरण है। अब ये पदा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है ये, तो ये किसका उदाहरण है, शीतल संतुलन का है, अशीतल संतुलन का है, या फिर उदासीन का है। तो ये मैंने भी पढ़ा था, शीतल से रिलेटेड है ये, ठीक है, शीतल संतुलन से रिलेटेड है क्योंकि वो बंधा हुआ पानी का जहाज है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, शीतल संतुलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट करते हैं, प्रस्तुत चित्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है, शीतल संतुलन का है या फिर अशीतल संतुलन का है। अब इसके अंदर हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये जो चित्र है यानी कि इसमें देखिए डिमांड और सप्लाई का स्लोप कैसा है, डिमांड यहाँ पर पॉजिटिव है और सप्लाई यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि किसको दिखाएगा, अशीतल दिखाएगा। तो ये अशीतल संतुलन का उदाहरण है, अशीतल संतुलन का उदाहरण है माय डियर। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सप्लाई और जो डिमांड है उस का स्लोप कैसा है, इससे ही पता चल जाता है। अगर शीतल की बात करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई का पॉजिटिव होगा और डिमांड का नेगेटिव होगा, और ये यहाँ पर जो है ना डिमांड का पॉजिटिव है और सप्लाई का नेगेटिव, दैट मीन्स कि अशीतल संतुलन की बात कर रहा है। उसके बाद में जंगल की बनावट का उदाहरण है, किसका है,
स्थैतिक साम्य का है, फिर आंशिक का है, प्रायोगिक का। प्रायोगिक का नहीं है, सामान्य का नहीं है, स्थैतिक का ही, क्योंकि एक उसका एक मतलब क्राइटेरिया है ना, स्थैतिक साम्य है कि जंगल की बनावट जो है ना मतलब एक सी तरह रहेगी, वो बनावट सी तरह रहेगी। तो यहाँ पर एक जगह पर है तो यह दैट मीन्स कि स्थैतिक रहेगा। वस्तु के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है वस्तु की बाजार मांग द्वारा, वस्तु की बाजार पूर्ति द्वारा, वस्तु की बाजार और मांग और पूर्ति द्वारा। तो इसका क्या रहेगा, वस्तु के लिए बाजार का संतुलन जो है रहेगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा होती है। वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा होती है। किसकी होती है, संतुलन कीमत की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो मांग और पूर्ति के द्वारा इसका निर्धारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य संतुलन विश्लेषण के सबसे करीब है। सामान्य संतुलन की बात करता है, प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे के ढक पर, अन्य बातें समान रहें। वस्तु सेवा का संतुलन मूल्य निर्धारित होता है कि मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा, या फिर वस्तु सेवा का संतुलन मूल्य निर्धारित होता है साधन और उसकी कीमत के द्वारा। तो निर्भर की बात करता है ना, प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे पर, यानी कि ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक में क्या होता है कि यहाँ पर सभी जो होते हैं सभी का जो है ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, तो वहाँ पर प्रत्येक की बात करता है, यानी कि अन्य बातें की बात हो सकती है ना, प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे पर घटक पर, तो ये बात करता है सामान्य की। ये आ गया 27 संतुलन के लिए। MC वक्र MR वक्र को काटती है, कहाँ से काटती है 27 संतुलन के लिए, MC वक्र MR को नीचे से काटता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। दीर्घकालीन साम्य में फर्म जो है अपनी उत्पादन मांग मात्रा का निर्धारण करेगी, कहाँ पे करेगी, दीर्घकाल में जो हमने संतुलन देखा था AR = AC और MR = MC, दीर्घकालीन संतुलन की बात करता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। कोब वेब प्रमेय यानी कि कोब जो वेब थ्योरम है वो किसका उदाहरण है, आंशिक का है, सामान्य का है, स्थैतिक का, प्रायोगिक का। तो हमने भी डिस्कस किया था, तो ये कोब वेब जो प्रमेय है ये हमारा प्रायोगिक साम्य का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा इसका डी। तो ये माय डिफरेंट पर्सन्स भी थे थोड़े थोड़े, और कुछ एक पर्सन थे इंपॉर्टेंट जो सिलेक्ट किए गए थे, और इसमें थ्योरी भी की है जो कि आंशिक संतुलन से रिलेटेड है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो भी मतलब आप लोग कमेंट करें, और बुरा लगा तो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है वो आप लोग इसके अंदर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू।